नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा और आप लोग देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड, जहां गणित होता है बिल्कुल आसान और मैं 10वीं कक्षा के गणित को सिखाती हूं बहुत ही आसान तरीके से और सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं हर टॉपिक्स को बहुत ही बारीक से समझाती हूँ और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बताती हूँ। तो यदि आपको लगता है कि गणित कठिन विषय है, तो यह जो चैनल है वो आपके लिए ही है। गणित को बनाते हैं मिलकर आपका पसंदीदा विषय। उसके लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और पढ़ाई को बनाइए बेफिक्र। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा था और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हम लोगों ने कल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से एचसीएफ को ज्ञात किया था। उसमें भी अभी हम लोग का 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, जो कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके आगे भी बहुत सारे प्रश्न को बनाएँगे मज़ेदार तरीके से और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा बहुत ही बारीक से और बढ़िया से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन है कि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन हाँ, तो क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से एचसीएफ निकालें, जिसमें कि हम लोगों ने एक प्रश्न का सॉल्यूशन पिछले कक्षा में करा था। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी आगे करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं कि आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में मैंने बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ एक कंडीशन भी था, आपको शर्त याद होना चाहिए कि आर बराबर जो था वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और लेकिन बी से छोटा, यानी कि भाजक से छोटा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से छोटा ही होता है। तो बस यही था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब उसकी सहायता से हम लोग एचसीएफ को निकालेंगे। तो सॉल्व किया जाए। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, मतलब हल सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है 196 और 38,220, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए जो है वो बड़ा है बी से। अच्छा, पहले हम ऐसे लिख देते हैं ना। बताओ आप, हम ए को क्या मानेंगे? ए बराबर क्या होगा? ए बराबर हम मानेंगे 38,220, ठीक है। और बी बराबर मानेंगे 196। यहाँ हम देखते हैं कि ए जो है वो बड़ा है बी से, यानी कि 38,220 जो है वो बड़ा है 196 से। तो हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी थ्योरम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, यही होता है ना। हाँ, तो बताओ आप ए की जगह पे क्या रखेंगे? ए की जगह पे हम लोग रखेंगे 38,220 और बी के जगह पे क्या रखेंगे? बी के जगह पे 196 रखेंगे। 196 गुने क्यू को क्यू अभी रहने देते हैं क्योंकि हमें डिवाइड करना है और आर को भी रहने देते हैं। तो किया जाए 38,220 बराबर जो होगा, अब हमें भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं भाग दे दूं, यहाँ पे हम भाग देंगे 196 से भाग देंगे किसमें? 38,220 में। चलो अब इसमें हम डिवाइड यानी कि भाग देते हैं। अब आप बताओ मुझे कि 196 से ये कितने बार में लगेगा? क्या ये 2 बार में लगेगा? 2 बार में ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 6 दूनी का 12, 19 दूनी का 38, 1 39, 392 आ जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। तो 382 है, इसलिए हम लगाएंगे एक बार में सबसे पहले
96, हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर हम लोग घटाएँगे यहाँ पे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, फिर ये तो एक मतलब इससे पैंचा लिया था, तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 2 को उतार देंगे यहाँ पे, फिर आप बताओ कितने बार में लगेगा? क्या ये क्या ये 9 बार में लगा दें हम? 9 9 छक्के देखते हैं एक बार लगा करके। 9 छक चौवन के 4, हाथ में 5 और 9 नमा 81, 81 या 5, 81 5 86 के 6, हाथ में 8 और 9 8 17। चलो ये तो लग गया 9 बार में। अब इसको हम लोग घटाते हैं। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है? फिर हम उतारेंगे 0 को। ये तो लगता अब कट जाना चाहिए। क्या ये 5 बार में कट जाएगा? 6 पचे का 30, 19 पचे का 95 और 3 98, वाह! ये तो कट गया ना 5 बार में, देखो आप लगा करके। 6 पचे का 30 के 0, हाथ में बच गया 3, 19 पचे 95 और 1, 95 और 3 98। देखो, ये तो एक बार में ही इसका शेषफल शून्य के बराबर हो गया, मतलब अब हमें प्रोसेस को दोहराना नहीं पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि एक ही बार में इसका शेषफल जो है वो शून्य के बराबर हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 195 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि एचसीएफ जो होता है वो भाजक होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि भाजक हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि इसे जगह थोड़ा-सा कम है और लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए हमने करा था इसको। 195 आया था ना इसका भाजक। हुँ, तो लिखा जाए, कितना आया था? 196 बी है और क्यू जो आया था यानी कि भाजक आया था 195 प्लस आर जो था वो शून्य के बराबर हो गया था। तो अब बताओ इसमें से एचसीएफ कौन होगा? एचसीएफ हमारा बी होगा, बी हमारा क्या है? बी हमारा 196 है। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि चूँकि आर जो है वो शून्य के बराबर है, इसीलिए हमारा एचसीएफ एचसीएफ ही तो निकालना था ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। हमने हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग भी करा, जिसमें कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना? हाँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें कि हमने ए बराबर 38,220 को रखा, फिर 196 गुने क्यू प्लस आर करा, फिर हम लोगों ने डिवाइड दिया, भाग दिया तो इतना-इतना आया और आर हमारा शून्य के बराबर हो गया है, इसलिए अब हम प्रोसेस को नहीं दोहराएँगे। जब आर शून्य के बराबर हो जाता है तो बी जो होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो आप बताओ एचसीएफ किसके-किसके बीच का आया है? 38,220 और 196 के बीच का एचसीएफ जो आया है, कितना आया है? 196 हो गया आंसर। बस इसी को सॉल्व करना था, ये हमने कर दिया। तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को? तो समझ में आ गया होगा? अब हम लोग तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? एक बार देख लिया जाए। 867 और 255 है। 867 और 255 यही है ना? एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 867 और 255। ओह नो! क्या कर दिए हम? हाँ, यही है 867 और 255। चलो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए बराबर जो है वो 867 है और बी बराबर जो है वो 255 है। ठीक है? क्लियर? हाँ, अब हम जानेंगे कि ए जो है वो बड़ा है बी से, यानी कि 867 जो है वो बड़ा है 255 से। तो क्या लगाएंगे हम? तो हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से
क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसमें कि एक हम कंडीशन है कि r जो होगा वो शून्य से बड़ा और शून्य के बराबर लेकिन भाजक से छोटा, यानी कि b से छोटा होगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो कि है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम आप बताओ मुझे a बराबर कितना दिया हुआ है 867 और b बराबर 255। अब हम q को अभी ऐसा ही रहने देते हैं, r को भी ऐसा ही रहने देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भागा देंगे उसके बाद हमारा आएगा। तो हम लिख देते हैं 867 बराबर, चलो अब इधर हम भाग देते हैं। ठीक है, तो बताओ 255 से भाग जाएगा किसमें 867 में। अब बताओ मुझे आप कितने बार में लगाओगे इसे? क्या ये 2 बार में लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। क्या ये 3 बार में लगेगा? 3 बार में भी लग जाएगा शायद। 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में हम देखते हैं लगा करके। 5 तिया का 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया का 15 1, 16 के 6 हाथ में 1, 2 तिया का 6 और 1 7। अब इसे हम घटाते हैं, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 102 बचा है। यानी कि 867 बराबर क्या हो जाएगा 255 गुने 3 प्लस में 102। तो लिख दिया जाए 255 गुने क्यू का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, 3 आया है ना, प्लस में हमारा शेषफल कितना आया है, शेषफल हमारा 102 आया है। ठीक है, तो आगे का प्रोसेस किया जाए, यानी कि हम देख रहे हैं कि r जो है वो शून्य के बराबर नहीं आया है, तो हमें लगता है 1-2 प्रोसेस और करना पड़ेगा, क्योंकि r शून्य के बराबर होगा तभी हमारा एचसीएफ निकलेगा, और प्रश्न के अनुसार हमें एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आगे किया जाए, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 255 बड़ा है, किससे बड़ा है 102 से, यानी कि अब यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं कि a बराबर जो हो जाएगा वो 255 हो जाएगा और b बराबर जो हो जाएगा वो 102 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग लिख लेना अच्छे से। ठीक है, क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर बी क्यू प्लस में r। अब बताओ a बराबर क्या है, a बराबर 255 है, b बराबर क्या है 102 है, q को अभी हम डिवाइड करेंगे तब निकालेंगे और r को भी डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा। तो हम लिख दे यहाँ पे 255 बराबर जो हो जाएगा, अब हम भाग देते हैं 102 से, किस में भाग देंगे 255 में। अब मुझे आप बताओ ये कितने बार में लगेगा, क्या ये 1 बार में लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। क्या ये एक से आगे यानी कि 2 बार में लग सकता है? शायद लग जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही बार में लगा के देखते हैं। ठीक है, 2 दूनी का 4, 10 दूनी का 20, ये 2 बार में लग गया। 5 से 4, अब इसको हम इससे घटाएंगे, 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि देखा जाए कि फिर हमारा शेषफल जो है 51 बचा है, अभी भी यह शून्य के बराबर नहीं हुआ है, तो लगता है एक प्रोसेस और करने पड़ेगा ताकि ये शून्य के बराबर हो जाए, तभी तो हमारा एचसीएफ निकलेगा। चलिए लिखते हैं 102 गुने क्यू, हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हमारा 2 हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा, हम क्या बताए थे, इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 51। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं कि 102 बड़ा है 51 से, यानी कि a बराबर फिर वही प्रोसेस लिखना है, a बराबर 102 लिखेंगे, b बराबर 51 लिखेंगे, फिर लगाएंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लिख लीजिएगा, क्या है a बराबर बी क्यू प्लस में r, यही तो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बता a बराबर कितना है 102 और b बराबर 51, और q हम निकालेंगे भाग दे करके और r भी आएगा हमारा भाग दे करके। तो यहाँ रफ कर लिया जाए, चलो 51 से भाग देंगे, किस में देंगे 102 में,
बताओ आप मुझे कि 51 से ये कितने बार में लग जाएगा? एक बार में लग जाएगा, 2 बार में भी लग जाएगा, शायद कट जाएगा, देखो आप 2 बार में। 1 दूनी का 2 और 5 दूनी का 10, ये तो पूरा ही कट गया। वाह! अब मतलब हमारा जो शेषफल है वो शून्य के बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम रुक जाएँगे और हमारा जो भाजक होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो इसका मतलब अब हमें प्रोसेस को दोहराना नहीं पड़ेगा, बस इतना ही लास्ट था। लगभग कितना प्रोसेस किए हैं? 1, 2, 3 प्रोसेस किए हैं, तब जाके हमारा एचसीएफ निकला है। तो अब लिख दें यहाँ पे कि 102 बराबर जो हो जाएगा 51 गुने में क्या होता है? गुने में 2 करेंगे, इसको आपस में गुना करते हैं, इसको आपस में जोड़ते हैं। ये मैंने कितनी बार बताया है? तो गुने में 2 करेंगे और r जो हो वो शून्य के बराबर लिखेंगे, क्योंकि शून्य के बराबर आया है। तो अब बताओ क्या लिखूं मैं? यहाँ पे लिख दूं? यहीं पे लिख देते हैं कि चूंकि r जो है वो हमारा शून्य के बराबर आया है, इसीलिए हमारा जो HCF किसके किसके बीच का HCF 867 और अच्छे से और 255 के बीच का HCF कितना निकला है? 51 निकला है। यही हमारा हो गया आंसर। चलो हमने एक एक्सरसाइज 1.1 के पहला का तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, वो भी बहुत ही मजे से। उसमें क्वेश्चन क्या था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से एचसीएफ को ज्ञात करना था। हमने तीनों प्रश्न को बहुत ही बारीक से समझा है और मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं और बनाते हैं कि दर्शाइए कि क्या दर्शाना है कि कोई भी बस इसी को हम लोग को दर्शाना है। तो बढ़ा जाए आगे और बताया जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा-सा पीछे चलेंगे। देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या था, मतलब एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उस थ्योरम की आवश्यकता होगी। तो बताया जाए, तो हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है उसमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। मतलब कि यूँ समझा जाए कि भाज्य किसके बराबर होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, यानी कि a बराबर b क्यू प्लस r। और एक कंडीशन दिया गया था कि शेषफल जो होगा वो शून्य से बड़ा और शून्य के बराबर, लेकिन भाजक से छोटा, यानी कि b से छोटा होगा। तो याद है ना आप सभी लोगों को? तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, हल किया जाए। ठीक है, मानते हैं हम कुछ, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। कोई धनात्मक, यहाँ पे छूट गया तो लिख देते हैं यहाँ पे विषम पूर्णांक। हाँ, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो a के बराबर है। चलो मैंने ये मान लिया। क्यों माना? क्योंकि हम लोगों ने वो फ़ॉर्मूला बताया था कि a बराबर b क्यू प्लस r, तो इससे उसको मैच करने में थोड़ा-सा आसानी होगा, इसीलिए हम लोगों ने a माना। अब देखो यहाँ पे हमें साबित क्या-क्या करना है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसी को ना साबित करना है कि ये जो है वो विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप को है, इसीलिए इसको साबित करना है। तो अच्छा, आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है a बराबर बी क्यू प्लस r के रूप में है? लग रहा है ना? बिल्कुल। 6q प्लस 1 मतलब कि b जो हो जाएगा 6 हो जाएगा और q रहेगा, r जो है 1, 3, 5 मतलब बढ़ रहा है विषम के रूप में। तो ये तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के फॉर्म में है, लग रहा है ना? इसीलिए हम लोगों ने क्या माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो a के बराबर है, तथा तथा हम लोग मानेंगे बी यानी कि क्या होता है? बी बराबर क्या होता है बताओ? भाजक ना होता है। बी बराबर भाजक होता है, जो कि 6 हम मान लेते हैं, क्योंकि इसको साबित करना है। ठीक है, और मानते हैं। और हम लोग आर, यानी कि आर बराबर क्या था? शेषफल। शेषफल
अब आप लोग एक कंडीशन याद करो कि हमने बताया था कि r बराबर 0 से बड़ा और उससे बराबर हो करके लेकिन b से छोटा यानी कि भाजक से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे भाजक हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 से छोटा लेंगे, क्या लेंगे? 5 और क्या होगा? 4 और क्या होगा? 3 और क्या होगा? 2 और क्या होगा? 1 और क्या होगा? क्या शून्य होगा? तो शून्य बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने एक कंडीशन पहले ही बताया था कि r बराबर जो होता है कि 0 से बड़ा और बराबर यानी 0 को ले करके और उससे बड़ा लेकिन भाजक से छोटा यानी कि b से छोटा। तो हम लोग इसमें 0 को भी ऐड करेंगे, ठीक है? यानी कि 0 1 2 3 4 5 लेकिन 6 नहीं क्योंकि b से छोटा होता है शेषफल। तो b हमारा 6 है ना, तो हमारा जो शेषफल हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसे अच्छे से लिख दिया जाए ना। क्या लिए हैं? 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है? चलो एक बार फिर से दोहरा दिया जाए कि क्या क्वेश्चन क्या है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या फिर 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q जो है कोई भी पूर्णांक है। तो हमें साबित क्या करना था? 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 जो होता है वो विषम पूर्णांक है। इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो ये हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना वो भाज्य जैसा लग रहा है, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के फॉर्म में लग रहा है। तो हमने ये लिख दिया कि a बराबर bq + r। फिर हमने क्या करा कि हम लोगों ने कुछ माना है, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो a है और भाज्य तथा b बराबर देखो आप bq + r यानी कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 यानी कि b बराबर जो है वो 6 है और शेषफल यानी कि r बराबर जो है वो 0 1 2 3 4 5 क्या 6 होगा? 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक कंडीशन पहले ही पढ़ा है कि r जो होता है वो b से छोटा भाजक से छोटा होता है हमेशा हर कंडीशन में, ठीक है? तो इतना हम लोगों ने माना। अब हम कुछ पॉइंट रखते हैं, इसको अच्छे से मिटा करके करेंगे, ठीक है? हुँ। अब हम लोग चलते हैं तो लिखते हैं कि अब कौन सा थ्योरम लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या फिर एल्गोरिदम से कुछ भी बोल सकते हो आप। चलो हम लिखते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका से बताया जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो होता है a बराबर b q + r। क्या होता है? a बराबर b q प्लस में r। चलो अब हम लिखते हैं कि जब आर का अब हम वैल्यू रखते हैं, सब सारे के सारे वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। जो हम आर का वैल्यू रखते हैं 1, ठीक है? तब ए बराबर आर का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी हमारा क्या है? 6 क्यू प्लस आर बराबर 0 रखेंगे तो क्या ये 6 क्यू के बराबर होगा? बिल्कुल ये 6 क्यू के बराबर हो जाएगा। अब इधर हम करते हैं, ठीक है? इधर हम थोड़ा सा आगे करते हैं। अब हम रखते हैं r बराबर 1, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर अगर 1 रखेंगे तो a बराबर 6q + 1 हो जाएगा। अब हम रखेंगे r बराबर 2 तो क्या हो जाएगा? 6q + 2 हो जाएगा। अब हम रखेंगे r बराबर 3 तो क्या हो जाएगा? 6q + 3 हो जाएगा। किसके बराबर? a बराबर। अब हम रखेंगे 4 तो क्या होगा a बराबर? a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में 4। अब हम रखेंगे r बराबर 5, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 6q प्लस में 5। चलो इतना आ गया हमारा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों को समझ आया आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पे क्या करा? एक बार फिर से समझते हैं। हमने लगाया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो कि होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर भी, ठीक है? अब हम r बराबर इस वैल्यू को रखते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर आता क्या है भाज्य बराबर। तो हमने r बराबर सबसे पहले 0 रखा,
तो फिर a बराबर आया है 6q प्लस 0 यानी कि 6q के बराबर। जब हमने r का वैल्यू 1 रखा तो a बराबर 6q प्लस 1 आया है। जब हमने r का वैल्यू 2 रखा तो a बराबर 6q प्लस 2 आया है। जब हमने r का वैल्यू 3 रखा तो a बराबर 6q प्लस 3 आया है। जब हमने r का वैल्यू 4 रखा तो a बराबर 6q प्लस 4 आया है। जब हमने r का वैल्यू 5 रखा तो a बराबर 6q प्लस 5 आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आगे आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है? तो इसे चेक कैसे करा जाए? अब अगर हम q के जगह पे 1 रखते हैं, मानते हैं, ठीक है? तो ये फिर 6 गुना 1 यानी कि 6, ये तो सम हो गया, मतलब इसको छोड़ देने का, इसको नहीं लेने का। अब आप देखो इसमें 6q प्लस 1 तो 6 प्लस 1 7, ये हो जाता है विषम, ठीक है? अब रखते हैं 6q प्लस 2 यानी कि 6 दू 8, ये तो सम हो जाता है, लेकिन जो कि हमारा क्वेश्चन से मिलता नहीं है, हमें तो विषम पूर्णांक को सिद्ध करना है, तो ये सम हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है? फिर हम चेक करते हैं 3 वाले को। इसमें क्या है 6q प्लस 3 जो कि क्या होगा 6 3 9, ये भी आ गया है हमारा विषम पूर्णांक, ठीक है? इसको भी घेर लिया जाए। अब देखेंगे 6q प्लस 4 यानी कि 6 4 10, जो कि सम आ गया है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करना, मैं बताने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, बस आप लोग यही दिखा देना अच्छे से। तो फिर हम लोग लेंगे 6q प्लस 5 जिसमें कि क्या हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा, यानी कि ये भी विषम पूर्णांक है। तो हमारा तो प्रूव्ड हो गया ना, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस, यही तो साबित करना था। देखो क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q प्लस 1 आ गया हमारा, 6q प्लस 3 आ गया हमारा, 6q प्लस 5 के रूप का हो, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जो कि हमने साबित कर दिया। तो बस अब हमें लिख देना है। चलो लिख दिया जाए। थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटाएंगे। और लिखते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे? अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q एक हमारा क्या है 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। देखा आप लोगों ने कितना आसान था। तो बस ऐसा ही, इतना ही इजी तरीके से, इतना ही मजेदार तरीके से हम लोग समझेंगे बहुत सारे प्रश्न को, और आगे बनाएंगे, सारे एनसीईआरटी को पूरा क्लियर कर देंगे, बहुत ही कंफर्म एकदम अच्छे से बढ़िया से बनाएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और चुटकियों में यूज सॉल्व करके हम लोग क्वेश्चन को आ जाए। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मैं आशा कर सकती हूँ बिल्कुल। तो एक बार फिर से बता दिया जाए। चलो एक बार थोड़ा-सा हल्का-सा रिवीजन कर लिया जाए। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, हाँ, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो a के बराबर है बिल्कुल, और b जो था वो हमारा 6q प्लस 1 मतलब दिया हुआ था, b हमारा 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 था ना, तो हम a बराबर bq प्लस r होता है, इसीलिए हम b बराबर 6 रखे हैं, और r जो है वो 0 1 2 3 4 5 माने हैं। फिर हम r का वैल्यू पुट करेंगे, a बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलेंगे, फिर r का वैल्यू रखेंगे 0 1 2 3 4 5, फिर हमारा कुछ-कुछ इस प्रकार का बनेगा कंडीशन, फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये विषम पूर्णांक है कि नहीं, अगर है तो हम लिख देंगे, ये हमारा हो गया साबित। बस इतना ही आसान तरीका था। तो आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, तीसरा नंबर का प्रश्न है। लिख देते हैं कि परेड किसी परेड में 616
सदस्यों किसी परेड में 616 सदस्यों वाली अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है? क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ के सुना देती हूँ कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं, ये बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से बनेगा। आप लोग को जो पॉइंट दिया है बस वो पकड़ना है। क्या दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्य, ठीक है? बस पहला पॉइंट हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ लिया कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है जो कि 32 सदस्यों वालों में आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं मतलब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अब आता है पॉइंट कि इसमें वो क्वेश्चन कह कह क्या रहा है? अधिकतम संख्या, आप लोग याद करो हमने क्या बताया था एचसीएफ में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतम संख्या मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें ये नहीं बोला कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही निकालो। आपका मन आप जिस तरीके से भी निकालो, बस निकालना क्या है? एचसीएफ यानी कि अधिकतम संख्या। अगर बोलता न्यूनतम संख्या तो हम लोग एलसीएम निकालते, लेकिन बोला है अधिकतम संख्या यानी कि हम लोग एचसीएफ को निकालेंगे। ठीक है, तो निकाला जाए। लिख देते हैं कि 616 ए बराबर और बी बराबर क्या दिया हुआ है? 32। बस इतना ही आसान क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप लोग घबराओ नहीं, बस पढ़ लो मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है और देख लो कि निकालना क्या है। बस उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और बनाएंगे। तो अब हम लिखे सॉल्व करें। चलो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2-3 क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से करा, तो वो हमारे फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। और क्योंकि मैंने बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इस चैप्टर का मेन मतलब टॉपिक्स है, इसीलिए एक बार फिर से बना लिया जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से। तो चलिए बनाते हैं। ए बराबर कितना है? ए बराबर 616, बी बराबर 32। अब हम लिख देंगे कि ए जो है बड़ा है किससे? बी से। ठीक है, यानी कि क्या? यानी कि 616 जो है वो बड़ा है 32 से। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो यूक्लिड विभाजन से मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, यही तो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यही है ना? अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये ए बराबर क्या है? 616 है। बी बराबर क्या है? 32 है। गुने में क्यू को क्यू रखेंगे, प्लस में आर को शून्य के बराबर करेंगे। ठीक है, चलो 616 बराबर हम लोग लिखेंगे अब 32 से भागा दिया जाए, किस में देंगे? 616 में। अब बताओ मुझे आप, 616 कितने बार में लगाएंगे हम? क्या इसे हम एक बार में लगा दे? दो बार में लगाएंगे तो 32 दूनी का 64 हो जाएगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम एक ही बार में लगाते हैं 32। ठीक है, अब चलो इसमें से इसमें घटाएंगे, यानी कि 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर हम उतारेंगे 6 को। अब बताओ ये कितने से लगेगा? 6 बार में या 7 बार में, 8 बार में, कितने बार में लगाऊं? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो हम लोग लगाते हैं 32 से आ, बताओ 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 कितने बार में लगाऊं? 6 बार में देखूं। 6 दूनी का 12 और 6 दूनी का 12 हो गया, हाथ में एक, 6 तिया का 18, 1 19, ये तो बहुत कम हो गया। 32 9 बार में लगाऊं। 9 दूनी का 18 के 8, हाथ में एक, 9 तिया का 27 और एक 28। चलो मतलब कि 9 बार में लग गया, कितना लगा है? 288। इसको मिटा देते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने
थोड़ा-सा रफ काम किया है यहाँ पे, तो अच्छे से लिख देंगे, मिटा कर के, ठीक है? तो कितने बार में लगाए थे? 9 बार में कितना आया था? 288। अब इसको 296 से 288 को घटा दिया जाए। मतलब 16 में से 8 गया तो 8 बचा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 बच जाएगा, तो 8 में से 8 जाएगा 0, फिर 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 8 आया है। हमें क्या करना है? हमें शून्य के बराबर करना है, मतलब प्रोसेस अभी और बड़ी करनी पड़ेगी। तो लिख दिया जाए 32 गुने q, किसको किसको गुना में लिखते थे? इसको, 19 को। 1 मिनट क्या हो रहा है इधर? हुँ, 19 प्लस में हमारा शेषफल क्या है? शेषफल हमारा 8 आया है, ठीक है? तो लिखेंगे चूँकि 32 जो है वो बड़ा है 8 से, है ना? बिल्कुल है। यानी कि a बराबर हो जाएगा 32, b बराबर हो जाएगा 8, तो पुनः क्या लगाएँगे? पुनः हम लगाएँगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन से थोड़ा-सा शॉर्ट प्रोसेस करते हैं। चलो हम लोग लगाएँगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पे मिटा देती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए बनाने के लिए। ठीक है, हमने मिटा दिया। चलो अब लिखा जाए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? a बराबर बी क्यू प्लस में r, ठीक है? अब बताओ a बराबर क्या है? a बराबर हमारा 32 है। b बराबर क्या है? b बराबर हमारा 8 है। और q को हम अभी तुरंत निकालेंगे, r को भी हम तुरंत देखेंगे। तो यहाँ से भाग दिया जाए। 32 में से किसको भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। किस में देंगे? 32 में। अब बताओ 8 का एक बार में लग जाएगा। 8 का 8, 8 दूनी का 16, 8 तिया का 24, 8 चौका 32। वाह! ये तो लग गया। 8 चौका का 32 लग गया और हमारा शेषफल शून्य के बराबर हो गया। मतलब अब हमारा प्रोसेस खत्म हुआ और हमारा जो बी होगा वो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है? तो 32 बराबर क्या लिखा जाए? 8 गुने में 4 प्लस में 0, 8 गुने 4 प्लस में 0, ठीक है? 8 गुने 4 प्लस में 0 हमने लिखा है। अब क्या देंगे? चूँकि r बराबर जो 0 है इसीलिए एचसीएफ ही निकालना था ना, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि उस स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जिससे वो मार्च कर सकते हैं। तो एचसीएफ किसके किसके बीच का? 616 और 32 के बीच का। क्या आया है? आया है बी, यानी कि 8 जो है वो हमारा एचसीएफ हो गया। बस इतना ही आसान क्वेश्चन था और इसे हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हल करा है। आप लोग चाहे तो गुणनखंड विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं बोला है कि आप लोग प्रॉपर यही विधि से हल करो। सिर्फ बोला है कि एचसीएफ निकालो, आप जिस विधि से भी निकाल सकते हो। तो हमने लगभग 3 प्रश्नों को देखा है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।